अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, वेलकम टू सियालकोट। मैं इस जहाज़ पे सियालकोट नहीं पहुंची, ना इस टर्मिनल के थ्रू सियालकोट पहुंची हूँ। मैं सियालकोट मोटरवे पे बम्पी राइड थी, उसके बाद सियालकोट आई हूँ। आपको सियालकोट एयरपोर्ट दिखा रही हूँ, जो कि हुकूमत ने नहीं बनाया, प्राइवेट कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, 2007 से ऑपरेशनल भी है। और यहाँ की जो सियालकोट की वाइब्रेंट कम्युनिटी है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको भी सपोर्ट करता है, लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैफिक को भी सपोर्ट करता है, कर सकता है। और आज हम सियालकोट ही से आपको सुना रहे हैं आवाम की आवाज़, क्या है मसाइल सियालकोट के, जो कि एक थ्राइविंग इंडस्ट्री है, एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है। क्या यहाँ पे भी मसाइल हैं या नहीं? सुनो आवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ फ्रॉम सियालकोट। हम CEO साहब के साथ खड़े हैं और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, ये कोई नया एयरपोर्ट नहीं है, ये तो बड़े सालों से आप यहाँ पे हैं। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, मस्त से बड़ा। मैं अनबायस्ड आपको ये कह रही हूँ, और रनिंग भी इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा ख्याल है हमारी ना पाकिस्तानी अवाम को पता है, और शायद बैरून मुल्क भी लोगों को नहीं पता। ज़रा बताएं हमें सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना क्यों, क्या आपकी सर्विसेज हैं, कितना ऑपरेट कर रहे हैं? जी जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेलकम। जिस तरह आपने कहा कि एयरपोर्ट तो जो ऑपरेटिव है ये 2007 से है। अच्छा। फ्लाइटें जो सबसे जो पहले से, और बना क्यों? बना इसलिए कि देखें, वी आर जस्ट 1.5 आवर अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। जो GT रोड है उससे हम तकरीबन 1.5 घंटा लगता है कि इधर पहुँचे। वी आर ऑन द बॉर्डर, जस्ट ऑन द बॉर्डर। बिल्कुल। नोबडी वाज लुकिंग ऑन अस कि ये क्या कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जिस आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान में हमारी जो भी प्रोडक्ट सियालकोट में बनती हैं, ऑलमोस्ट 99% जो है ना वो एक्सपोर्ट होती है। बिल्कुल। उसके लिए जो टाइम है दैट मैटर्स। और हमारा लाहौर जाना या फिर कार्गो का लाहौर या इस्लामाबाद या फिर कराची, तो इसके लिए हमने ये सोचा कि हमने या हमारे बड़ों ने ये सोचा, वी मस्ट आई मीन वी आर ब्लेस्ड विद दोज पीपल कि जिन्होंने ये सोचा, और हम आज एक ऐसी एंटिटी में काम। तो लेकिन ये प्राइवेटली फंडेड एंड प्राइवेटली क्रिएटेड एयरपोर्ट है ना? कंप्लीटली कम्युनिटी बेस्ड। अच्छा, ठीक है जी, ये हमारे बिजनेस। आई से इट्स अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बिकॉज लिटरली अगर आपने बाकी एयरपोर्ट्स देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमारे पाकिस्तानी तमाम एयरपोर्ट्स है एक्चुअली बड़ा शानदार एयरपोर्ट है। इट्स अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, बट आई से दैट इट्स नॉट जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स एक्चुअली फैक्चुअल। लेकिन कम्युनिटी ने बनाया है, सो प्राइवेटली फंडेड है 2007 से। एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल सेंसिबल है, बिकॉज हम आप तो कह रहे हैं 1.5 घंटे GT रोड से ऑपरेटिव है लेकिन उससे पहले हमने बहुत देर इंतजार किया इसको ऑपरेटिव करने के लिए, सिंस 98। यहाँ पे कितनी एयरलाइंस आती हैं, इंटरनेशनल आती हैं, डोमेस्टिक को मेरा ख्याल है बंद हुई है। इसमें ऑपरेट थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन था डोमेस्टिक का, PIA का, थोड़ा सा एयर सियाल का, ठीक है, हमारी अपनी एयरलाइन, बहुत ही थोड़ा टाइम था, बहुत थोड़ा था। हाँ। क्योंकि डेफिनेटली बिजनेस इज बिजनेस, तो वो लोड नहीं था इतना, इसलिए। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हमारी ऑलमोस्ट 60 फ़्लाइट्स हैं पर वीक। ठीक है, इसमें 60 फ्लाइट्स पर वीक। ओके, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। और लेकिन इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इससे ज़्यादा हो सकती है नहीं? हो सकती हैं जी, डेफिनेटली हो सकती हैं। वी हैव द कैपेसिटी एंड वी हैव द पैसेंजर्स। यू कैन जस्ट लुक एट इसका हमारा जो सीट फैक्टर है, दैट इज़ 92+। डू यू थिंक कि ये एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो सकती है? कि ज़ाहिर है जितना बड़े टर्मिनल्स होंगे, जितने ज़्यादा टर्मिनल्स होंगे, जितना बड़ा एयरपोर्ट होगा, अंदर भी आप मतलब आई वुड इमेजिन ड्यूटी फ्रीज एंड एम्प्लॉइज एंड दैट इज़ अ वेरी बिग स्कोप एंड वेरी बिग चांस कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। और हमें हर वक्त ये इसकी रिक्वेस्ट भी रहती हैं। और क्योंकि आपका बहुत एक पढ़ा लिखा यंगस्टर तबका है, हाँ बिल्कुल, उसके लिए हमें हर वक्त जो है ना ये होता है कि देयर इज डिमांड कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए।
एयरपोर्ट भी दिखाया हमने आपको, लेकिन ज़ाहिर है एयरपोर्ट पे एयरलाइंस आती हैं। फजल जिलानी साहब हमारे साथ हैं, वी आर हियर। आपकी तो नुमाइंदगी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ से, हमेशा ही रही है। तो क्या वो भूल जाते हैं कि कहाँ से हैं? नहीं, शायद भूलते तो नहीं है, लेकिन उन पर भी बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। जब वो नेशनल लेवल पे जाते हैं ना, तो फिर उन्होंने वाइडर देखना होता है सारे प्रोस्पेक्ट को। और अभी हम भी आप देख लें कि PIA का एक मुकाम होता था जी, जब आज से 30 साल 35-40 साल पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वो खो चुके हैं। हम तो चाहते हैं PIA भी रिवाइव करे, लेकिन अल्लाह बेहतर करे जो भी है। ये जो अभी बेचने की बात हो रही है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, आपका पर्सनल उसके बारे में क्या मतलब? देखें जी, इसको किसी ने भी नहीं लेना, ये मेरा, हाँ मैं और उसकी वजह जाहिर है ये है कि जो चीज़ जो डाइंग बिजनेस होती है, आप मतलब जब सेल करते हैं, कोई फ्रेंचाइज भी सेल करता है, कोई बिज़नेस भी सेल करते हैं, तो आप कहते हैं जी इसका ये इनकम आ रही थी और मैं कुछ और बिज़नेस करने जा रहा हूँ इसलिए बेच रहा हूँ, तो PIA इस वजह से कोई नहीं खरीदेगा। नहीं, इसकी ये भी वजह है, कुछ और भी वजह है। अच्छा, क्या वजह? देखें कि बात यह है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो करने से हम गुरेज भी करते हैं, दुख होता है, अंदर ही अंदर उसको दबाते हैं। देखिए PIA पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, बेशक एविएशन की बहुत बड़ी मार्केट है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस पोटेंशियल को उस तरह लिया ही नहीं है जैसे हमें लेना चाहिए था। जितनी भी मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस है, ठीक है, वो यहाँ से सीख के गई हैं और यहीं से कमा रहे हैं, ठीक है। ये उनके लिए मैं कहूँगा गोल्ड माइन है। ये यू थिंक दैट इज सो आई कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि क्या इंटरनल एक साजिश होती है कि हमारा जो भी गोल्ड माइन होती है हम उठा के दे देते हैं, फिर कहते हैं ऊप्स? देखें, क्योंकि PIA के नुकसान में है तो फायदा फॉरेन एयरलाइंस को हो रहा है, उनको हो रहा है ना। देखें कि अगर पाकिस्तान 4 बिलियन की मार्केट है, $4 बिलियन की एविएशन में, तो जिसमें 1.34 बिलियन पाकिस्तान एयरलाइंस का शेयर है, बाकी सारा उनका शेयर है, वो सारा पैसा तो वो लेके जाते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो चीज़, कोई एंटरप्राइज़ है या कोई बिज़नेस है, वो जब अच्छा काम कर रही होती है तो उसको आगे इंसेंटिव देने के बजाय वो बच्चा जो कि A ले रहा है उसको A स्टार तक पहुंचाने के लिए कोई सपोर्ट नहीं दी जाती। तो ये आपको ऐसे फील होता है कि अगर इतना अच्छा हम परफॉर्म किया है एयर सियाल ने या किसी इंडस्ट्री ने, सियालकोट एज ए सिटी फॉर एग्जांपल इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो कुछ तो दें कि जिससे इंकरेजमेंट हो। देखिए, वो तो अभी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की होती हैं। अभी हमें उन्होंने टैक्स रजीम जो शायद आपको एयरपोर्ट पे बताया उन्होंने, देखें जो FTR की, हाँ FTR 31 साल से हम लोगों की आदत हो चुकी है। सियालकोट की, बल्कि पाकिस्तान की शायद, यानी सियालकोट की मुझे पता है 80% से ज़्यादा लोगों को इसका पता ही नहीं है। अब जब उन्होंने इस रजीम में लेके आए हैं, उसका जो इम्पैक्ट आएगा ना, इनको साल के बाद पता चलेगा। एक्सपोर्ट डिक्लाइन, अभी इस मंथ की भी डिक्लाइन है, ओवरऑल पाकिस्तान से सियालकोट की भी डिक्लाइन है, और आने वाले दिनों में ये डिक्लाइन की तरफ जाएगी। ये कोई अच्छा स्टेप नहीं लिया गवर्नमेंट ने। मैं ये देखें, पॉलिसीज़ अच्छी होंगी तो मुल्क भी तरक्की करेगा, लोग भी तरक्की करेंगे। तो हमें इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो जो बिजनेस लगता है कि कथा कलाम में माफ़, लेकिन ये जो पॉलिसी बनी है, इफ़ इट कैन बी कॉल्ड पॉलिसी, आपको लगता है कि पॉलिसी में ज़ाहिर है आप स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं बराए नाम तो बुलाया गया होगा? नहीं, बुलाया ही नहीं गया। अच्छा, फिर छोड़ने गिला ही नहीं करते। मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाहता हूँ। देखें कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं ना, वो बंद कमरों में बनती हैं। अगर स्टेक होल्डर्स को बैठाया जाए साथ, ये टैक्स से ज़्यादा इकट्ठा होगा। मेरा इस पर पूरा यकीन है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बता नहीं सकता। इनको इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है। बाबूज नहीं अच्छे हैं। नहीं, इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है ना। जब आप इनको इत्मीनान में लेंगे ना, अब आप यकीन करें कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इतनी घुटन फील कर रहा हूँ इस मुआशरे में, इस सिस्टम में जो भी बन रहा है, जो टैक्स रजीम और सारा कुछ देख के, आप यकीन करें कि यहाँ पे तो ज़िंदा रह ही नहीं सकता बंदा। आप जिस किस्म का भी लाइफ स्टैंडर्ड गुजार रहे हैं ना, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, हर बंदे को उन्होंने परेशान कर दिया है। ऐसे नहीं होना चाहिए। इन लोगों को रिलीफ दें, पैसा इकट्ठा करा। देखें, प्रॉपर्टी का बिजनेस था, ठप हो गया ना, सारा बंद हो गया। क्या वजह? डरा दिया उनको। अभी एक्सपोर्ट की तरफ आए हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगले साल 10 से 15% एक्सपोर्ट कम होगी। ये बात मेरी आप नोट कर ले। आज का दिन आपकी 100 में कंपनीज
ओवरसीज़ रजिस्टर्ड हो रही हैं इस वक्त, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं। हम लब कुशाई करेंगे तो आपको पता फिर क्या होता है। लेकिन मैं तो हमने मुल्क की बात करनी और आपको करनी पड़ेगी, और मैं आपसे करवाती भी रहूँगी। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगेन जो बात फजल जिलानी साहब कह रहे हैं कि एक लोन वॉइस कभी भी चेंज नहीं लेके आती, लेकिन जब मैं किसी की आवाज़ को उभारना चाहती हूँ तो मैं इस बात को भी उजागर करना चाहती हूँ कि हमें कलेक्टिव आवाज़ भी बनानी पड़ेगी और कलेक्टिव सक्सेस भी होनी पड़ेगी। कलेक्टिव एज अ नेशन फेलियर की तरफ जा रहे हैं, जो बात हम सबसे कर रहे हैं, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे लीडिंग वॉइसेस भी कह रहे हैं कि हम आपको एक साल इन एडवांस, कभी कभी 3 साल इन एडवांस बता रहे हैं कि आगे अगले साल आपका 10 to 15% डिक्लाइन होगा। और अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही, लोगों को बात समझ आ रही है। जनाब, as promised, we are in सियालकोट, and of course सियालकोट एक और वजह पाकिस्तान की शोहरत के लिए। ओवरसीज़ हम सियालकोट का नाम बहुत शान से लेते हैं, बिकॉज सर्जिकल गुड्स हो जाएं या अब एक नई इंडस्ट्री जो कि पॉकेट नाइव्स बना रही है, और बहुत से नए एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर किया जा रहा है। यहाँ की जो स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्री थी और जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसने गुज़िश्ता कुछ सालों में काफ़ी अपनी ही मेहनत की वजह से बहुत फ़रोग पाया है। लेकिन आज हम बैठे हुए हैं इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन में, EPZ। आई एम सिटिंग ऑन अ फैक्ट्री फ्लोर। यहाँ स्पोर्ट्स वेयर बनता है। इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन में तकरीबन 70 के करीब फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें स्पोर्ट्स वेयर भी है जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी, और अब हम रिसाइकलिंग की तरफ जा रहे हैं। लोकल जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो लोकल आपका एंटरप्रेन्योर है, उसकी मेहनत की वजह से, उसके फोकस की वजह से है। लेकिन जो बजट आया है, इज़ एनीवन हैप्पी इन सियालकोट? तो हम चल रहे हैं अपने बड़े प्रोलिफिक गेस्ट की तरफ। पहले हमारे पैनल पे हैं अफजल साहब, जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल शाहीन है। मैं चेयरमैन हूँ इन्वेस्टर काउंसिल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन समड़ियाल का। कारोबारी लिहाज से मेरी फैक्ट्री है यहाँ पे SSB रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के नाम। हम प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, यूरोप से, अमेरिका, कनाडा से वेस्ट लेके आते हैं, उसको यहाँ पे प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसको री एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में भी और कनाडा में भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान हमारी मेन मार्केट है। जिस जगह हम बैठे हुए हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, यहाँ पर जिस तरह इसको बनाया गया था, जो एक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने जिस एक्ट के तहत इसको बनाया था, वो बदकिस्मती से यहाँ पर उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो विड्रा कर ली गई हैं। अच्छा, तो जबकि मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं देना होता, हमें यहाँ पे सेल टैक्स नहीं देना होता जो एक्ट कहता है, लेकिन उसके बावजूद हम दे रहे हैं, हमसे लिया जा रहा है। बजट में तो आपको टारगेट किया गया है जी, वो हमसे लिया जा रहा है। और ये तो जो आपकी कथा कलामी माफ, लेकिन अगर एक्ट है एक, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया है, माशाल्लाह आपकी तो हुकूमत में सियालकोट के नुमाइंदे बैठे हैं, आपकी हुकूमत आई है, तो ये क्या वजह है कि खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है एक्ट की बजट में? हमने इसके लिए इन्वेस्टर काउंसिल ने, सियालकोट चैम्बर ने, हमने बहुत कोशिश की है। हमने चेयरमैन एफजा से भी बात की है, हमने सेक्रेटरी इंडस्ट्री से भी बात की है, हम अपने मिनिस्टर्स को भी लेके गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ने इस किस्म की हर्डल डाल दी हुई हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। अच्छा, ये हर सवाल मैं हर प्रोग्राम में, हर सोशल मीडिया पोस्ट में मैं ये सवाल पूछती भी हूँ, उसका जवाब भी देती हूँ, और सबसे ये पूछती हूँ अपनी भी करेक्शन के लिए कि ये बाबूस का क्या काम है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिज़नेस कर रहा है, उसको पता है ना बिज़नेस कैसे करते हैं। आप अगर फैक्ट्री चलेगी, मजदूरी लोगों को मिलेगी, लोगों के घर चलेंगे, तो बाबू को तो पता ही नहीं है कि फैक्ट्री कैसे चलाते हैं, कारोबार कैसे करते हैं।
तो कारोबारी तबके के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो बाबूज हैं वो क्यों ज़िंदगी दोभर कर रहे हैं, और मुल्क की जो मईशत है, ये जो इसका जो पहिया रुक गया है, ये बाबूज नहीं जाम कर रहे? क्या ऐसा है या ये सिर्फ मेरा वहम है? नहीं, मैं समझता हूँ कि आप इसमें काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं। बाबूज का काम जो है ना, बेसिकली तो ये होना चाहिए कि वो फैसिलिटेट करें, हमें हमारे मामलात को बेहतर अंदाज में करें, लेकिन ये नहीं होता। आप देखें मौजूदा बजट जो आया है, बजट में यहाँ पे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, हम सब टैक्स देने के लिए तैयार हैं, कोई इशू नहीं है हमें टैक्स देने में। हमें एक फॉर्म दिया जाए, हमें बताया जाए कि इतना टैक्स आप देंगे, हम देंगे। लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या किया है कि भाई आपने ये टैक्स भी देना है, और उसके बाद अपनी किताबें जो हैं वो चेक करेंगे आके आपको, जो है ना इनकम टैक्स वाले, ठीक है। ये है इशू। वो कहते हैं जी ये चोर है, ये देना नहीं चाहते, टैक्स नहीं देना चाहते, छुपाना चाहते हैं, सारा माल अपने पास रखना चाहते हैं। तो आपको गिला क्या है? हम तो कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, हमको आपने फिक्स कर दिया है कि आपने 1% देना है, 2% देना है, 3%। आप जब फिक्स कर देते हैं तो हम आपको दे रहे हैं। फिर आप हमारे अंदर जब आप आएंगे तो फिर हमें आप ये तंग करेंगे, मुख्तलिफ हीले बहाने होंगे, ये किताब ले आओ, ये ले आओ। अब बिजनेसमैन जो है वो अपना काम करे, अपनी फैक्ट्री चलाए, या कि इनके नोटिस का जवाब दे। ठीक है, ये बेसिक इशू। अच्छा, ये मैं चाह रही हूँ कि अभी किसी मीटिंग से भागे भागे आए हैं चेयरमैन साहब, तो ज़रा आपसे एक तो तारफ़ हो जाए, और ये मुझे बताइए कि यही बात को आगे बढ़ाते हुए कि आपके, वो कह रहे हैं मिनिस्टर्स भी आपके हैं, MPAs MNAs आपके हैं, और फिर आपकी तो हुकूमत भी आई है। आप लोग इतने अरसे से अपनी मदद आपके तहत, मैं देख रही हूँ, मेरा दिल दुखता है कि अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने एयरपोर्ट बनाया, ड्राई पोर्ट बनाया, मैंने जाके बड़ी लॉबिंग की कि जी सड़क बना के दें, खुदा का वास्ता है, शर्मिंदगी होती है। ये आप लोग अपनी मदद आपके तहत अभी तक काम चला रहे हैं। आप अभी किसी मीटिंग से होके आए हैं जी, कोई फ़ायदा हुआ? जी, मेरा नाम जी फराज अकरम आवान है, मेरा ताल्लुक सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। आई हैव बीन इलेक्टेड एज अ VCM इन लास्ट जुलाई। आई हैव टेकन द चार्ज। तो इसमें ये अभी जो आप बात कर रहे थे कि ये एक्सपोर्ट्स के हवाले से, एक्सपोर्ट जो है वो किसी भी मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो इकॉनमी है। एक्चुअली जो फाइनल टैक्स रजीम थी ना, जो FTR जो हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा मौजूद था, ये कुछ रे ऑफ होप मौजूद थी, लेकिन अब इन्होंने ये भी विड्रॉ कर लिया। अच्छा जी, चलें, ये चीज़ ठीक है। अब आप देखें कि आपकी कंट्री एक्सपोर्ट क्या कर रही है, जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट आप बाहर भेज रहे हैं वो है क्या, उसमें काम क्या है, आपको ये चीज़ें देखनी है। आप वो देखें कि इम्पोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को हम कोई फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा कोई भी मटेरियल जो इम्पोर्ट का मटेरियल यहाँ पर लगता है, ठीक है, वो उसमें कोई आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। ये EPZ की चीज़ की एक कड़ी थी कि यहाँ पर यू कैन इम्पोर्ट द थिंग्स। आप जो इसका जो बाय लॉज कहते हैं वो यही है कि आप इंपोर्ट करें चीज़ को, यू जस्ट डोंट नीड टू पे द टैक्सेस एंड ऑल दैट। आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर करें, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के बाहर भेजें, यानी कि दिस इज़ द मेन मेन पर्पस ऑफ दिस EPZ। तो वही सवाल आपसे कि कैसे बाय लॉज को और एक्ट को कैसे जी मैं बताता हूँ। कवानीन तो हर जगह पे मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनको प्रॉपर फैसिलिटेशन नहीं है उसकी। ये तो इम्प्लीमेंटेशन है, ये तो क्लियर वायलेशन हो गई ना जी। इट्स अ वायलेशन इन अ सॉर्ट कि आपने कोई काम ही नहीं करने दिया किसको, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर, कि एक इम्पोर्ट है हमारी, एक बन गई है ना, हमारी ज़रूरत बन गई है एक चीज़, मतलब आपने उसको इनकरेज नहीं किया कि कोई बंदा उसको पाकिस्तान में बनाए। और ऑडियंस के लिए एक तो हम जो खाम माल हमें ज़रूरत है कोई भी चीज़ कंप्लीट करने के लिए, कोई केमिकल है या जो चीज़ हम नहीं बनाते, एक तो उसके ऊपर आपने कहा था कि पाबंदी या ड्यूटी नहीं होगी, वो आप ड्यूटी ऐड कर दी है आपने। तो आपने यहाँ से जो कुछ बनाना है वो बन नहीं सकता जब तक वो चीज़ इम्पोर्ट नहीं होती, कोई एक केमिकल भी हो। और साथ आपने वो चीज़ें या इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं की कि वही केमिकल हम यहाँ पे बना सके। कोई सुनने वाला क्यों नहीं? ये बाबू उसका तो मसला पहले हल करे। इनको क्या तकलीफ है? अंदर आके जब बैठते हैं तो डू यू थिंक कि वो ये अंदर आके देखते हैं कि अब नेक्स्ट मैं कैसे तंग करूँगा? बात सिर्फ यही है कि अगर आप चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ समझे कि कवानीन मौजूद हैं, इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली को जिस तरह होता है ना कि आपको वापस कर लिया। प्रोसेस को इन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया है। प्रोसेस जो है ना वो इतना डिफ़िकल्ट कर दिया है कि यू कैन नॉट मैच द डेट्स फॉर द डिलीवरीज। ये चीज़ प्रॉब्लम में है।
कवानीन तो ऑलरेडी देयर, इन्होंने किताबों से निकाल के आपको फ़ायदे देने हैं, किताबों में फंसा के आपको जो है ना आपसे वो डिलेज़ कराने हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर आप समझ सकती हैं कि हमारा जो इंडस्ट्री लिस्ट है ये ऑलरेडी एक पिसा हुआ है इन्फ्लेशन में, हर चीज़ में इसके ऊपर एक प्रेशर है, तो हमने इसको फैसिलिटेट करना है। हाँ, हम इनवाइट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों को, आएँ भाई आएँ, हम आपको टैक्स हॉलीडेज़ के देते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, आएँ आके इंडस्ट्रीज़ लगाएँ आप यहाँ पर। लेकिन अपने बंदों को हम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, अपने बंदों के तैयार हो जाओ भाई। बेसिकली आई एम फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, तो उसमें भी बड़े मसले मसाइल हैं। अब आप यूँ देख लीजिए कि पहले कभी $1.5 का पर केजी रेट हुआ करता था बायर के लिए, अब वही रेट जो है जंप ऑन लाइक $5 से भी ऊपर जा रहा है इस टाइम, जो रेट्स हैं हमारे। ऐसा मसला है जो जिसकी वजह से हम इंडिया से मार खाते हैं। जी जी, कि अगर मैं कहीं भी बैठी हूँ, मुझे बड़ा इस बात पे गुस्सा आता है। ये मैं वजाहत इसलिए लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि शायद लोगों को पता ना। फॉर एग्जांपल, आप अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका में आपको कोई चीज़ पसंद आ गई अपने घर के लिए, और मेरा दिल होता है कि वो सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, कोई पाकिस्तानी फर्नीचर की चीज़ है, ये काम ऐसा है। मैं देखती हूँ पाकिस्तानी कोई है ही नहीं कि जो आपको डिलीवर कर सके। तो ये बड़ा एक ऐसा एलिमेंट है हमारी एक्सपोर्ट का जिसकी तरफ मेरा ख्याल है कोई तवज्जो नहीं दी गई। अभी जो है ना, अभी हम लोगों ने, मैं जो देख रहा हूँ, अभी लोगों ने ना अपनी इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी बंद कर दी। अच्छा, पहले इन्वेंट्रीज मेंटेन कर लेते थे, स्टॉक्स रखते थे लोग, हाँ। अपने आप को जो कॉस्ट दे सकते थे, कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते थे। अब आइंदा आने वाला दिन जो है कॉस्ट को चेंज कर देगा, किस तरह का इफेक्ट लेकर आएगा, कितना इफेक्ट लेकर आएगा, ये हम कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। जी, तो ईपीजी में बैठे हुए हैं तो इंचार्ज ईपीजी से पूछते हैं कि कैसे चल रहा है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्लान हम बड़े अच्छे बनाते हैं पाकिस्तान के लिए, और फुल शशके होते हैं जब हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फिर इनफैक्ट ये 2002 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो इनिशियल स्टेज पर तो ये नहीं, इस पे इतना काम नहीं हो सका। लेकिन अब जो अथॉरिटी है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अथॉरिटी, जो इसको लीड कर रही है, अब उसकी जो है अब बेहतरी की तरफ गामजन है। अल्हम्दुलिल्लाह अब 70 प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे रनिंग पोजीशन में हैं, और यहाँ पे टोटल जो प्लाट्स हैं वो 230 तकरीबन 230 एकड़ है, और प्लाट्स जो 881 है। उनमें से तो सारे ठीक हैं, लेकिन देखिए आपका तो नाम भी बड़ा पावरफुल है, मुख्तार तारड़ साहब, आपके तो बड़े कनेक्शंस होने चाहिए। कुछ नहीं है, आपकी कोई लाइन नहीं है इस्लामाबाद में कि ख्वाजा साहब को कहें, तारड़ साहब को कहें, कोई ईपीजी के ऊपर भी कुछ रहम करें। ये जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं लोगों के कारोबार में, इंडस्ट्री में, आपका ईपीजी अफेक्ट हो रहा है ना उसकी वजह से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बेटर हो रहा है, पहले से बेहतरी की तरफ गामजन है। यहाँ पे फॉरवर्ड गियर की कंपनीज का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, ख्वाजा निज़ाम एंड सन्स का है, ख्वाजा अनवर ग्रुप का है, जो बड़े ग्रुप्स हैं सियालकोट के, वो मूव हो रहे हैं यहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। और आपको लगता है कि बजट में जो ये एकदम से सारा नज़ला गिरा है वैल्यू एडिशन पे, उससे आप मुतमईन हैं? मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जो इसकी कारकर्दगी है वो मुतासर हो सके ईपीजेड की। हाँ, मसाइल हो सकते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है जितने ये अफजल शाहीन साहब यहाँ के हवाले से कम बता रहे थे। बेसिकली वो एक्सपोर्टर्स के हवाले से, जिसकी फैक्ट्री है उसको पता है, जिसने ऑडिट करना है उसको पता है। आई एम अ ह्यूज सपोर्टर कि नॉट ओनली कि जो लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं, लेकिन अपने तौर पे भी अगर वो अपने ब्रांड्स भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बिकॉज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को दुनिया में इस्टेब्लिश करने का ये तरीका है। सिर्फ मेड इन पाकिस्तान ही छपा नहीं होना चाहिए, और ना ही हमें बल्क में, होल सेल में और ममालिक को एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमें अपने आप को रजिस्टर भी करना चाहिए कि हाँ, हम सियालकोट से बनाते हैं और हम जैसा कोई नहीं है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, फोर्ट इंडस्ट्रीज़ में हम बैठे हुए हैं। जी रिजवान साहब, तो इंचार्ज साहब तो कह रहे हैं जी बिल्कुल सुख है, सुकून है, हर चीज़ मतलब मौजा ही मौजा है आपकी इकोनॉमिक जोन में। मैं ऐसे ही इतनी दूर आई हूँ। जी बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप तशरीफ़ लाई हैं। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान चौधरी है और फोर्ट इंडस्ट्रीज़ माई फैक्ट्री नेम। मैं इधर जो हमारी कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन हूँ। बेसिकली ये जो फैक्ट्री एरिया है जिसको हम EPZ कहते हैं या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, दिस इज़ आइडियल फॉर द इम्पोर्टर्स। एक्चुअली मैं दूसरी सेंस में बात करूँगा कि बिकॉज अमेरिका एंड कनाडा में हमारे ऑफिसेज़ हैं, उधर हम अपना ब्रांड चला रहे हैं, और पहले हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। लेटर हम वो डिसाइडेड कि नहीं यार अपने मुल्क में शुरू किया जाए, एंड EPZ इज़ आइडियल फॉर डैट कि जो इधर से इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, वो इधर आएँ,
इधर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें, पाकिस्तान की लेबर यूज़ करें और री एक्सपोर्ट करें। तो इस हिसाब से हमें ये एक बड़ी आइडियल जगह लगी थी। लेकिन अगर अभी की हम बात करें एट दिस सिचुएशन, जिस तरह कास्ट इधर इंक्रीज़ हो रही है, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ रही है, उससे बेसिकली इस टाइम हम डिसअपॉइंटेड है। हम अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मे बी नॉट इन पाकिस्तान। मे बी वी नीड टू गो बैक टू चाइना और मे बी वी नीड टू शिफ्ट टू बांग्लादेश और इंडस्ट्री को। तो उसकी रीज़न यही है कि इधर एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज़ थी, जिस तरह FTR इन्होंने अभी फाइनल टैक्स रजीम थी वो विड्रा की है। वो क्या था बेसिकली, ये टैक्स तो हम दे रहे थे पहले भी 1% अपनी सेल वैल्यू पे, नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिक। लेकिन ये जो EPZ में, इसमें हम 1% भी नहीं दे रहे थे, इसमें हम 1.5% दे रहे थे। 0.5% हम एक्स्ट्रा अभी भी दे रहे हैं। हमारे जो बिजली के गैस के बिल आते थे उसमें हमें बताया गया था कि आपसे सेल टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसकी बजाय आप 0.5% हमें एक्स्ट्रा देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अभी जो हमें सेल टैक्स पे एग्जम्पशन थी वो नहीं मिल रही हमें। अभी जो हमारे बिल आ रहे हैं उस पर वी आर पेइंग फॉर डेट। जो इलेक्ट्रिसिटी की वैसे कास्ट चली गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वैसे जो ओवरऑल कास्ट है, उस वजह से शायद ये इतना कोई इकोनॉमिक नहीं रहा हम जैसे लोगों के लिए। जो इधर आपने इतनी मेहनत की कि आप तो ज़ाहिर है चाइना से सस्ता माल उठा के आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते थे, वहाँ से आप अमेरिका में अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते थे। मैं भी कर सकती हूँ, वहाँ पे हमें आसानी है। यहाँ पे आपने दिक्कत की, फैक्ट्री लगाई, मैं पहले भी आपका देख के आई हूँ आपका जो प्रोडक्ट है। लेकिन उसके लिए अगर आप कह रहे हैं कि वैसे ही एनर्जी बढ़ गई है, तो अपने जैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं, अपना जो ब्रांड है या अपना जो प्रोडक्ट है उसको तो एनर्जी पे आपको तो सब्सिडी मिलनी चाहिए, आपको तो सपोर्ट मिलनी चाहिए, आपको तो टैक्स रिबेट नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ ताहाल। बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि हमें ये भी कहा गया था कि इधर लोड शेडिंग एग्जाम्प्ट है, आप हमारा अलहदा इसमें तो बिजली का सेटअप है। कहा कि आप रात को इस्त्रियां कर रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, लोड शेडिंग की वजह से। बिल्कुल मुझे हम याद है कि मैं आई थी थी। और मैं हैरान परेशान कि हम घर में लोड शेडिंग का कंप्लेन करें, हमारे डेनिम प्रोड्यूसर्स को और स्पोर्ट्स वेयर प्रोड्यूसर्स को रातों के अंधेरों में इस्त्रियां करनी पड़ी। एंड आई वाज वेरी पॉजिटिव दैट टाइम कि हम अपना ब्रांड को तेजी से ग्रूम कर रहे हैं, बट एट दिस मोमेंट वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। ऐसा सच है कि लोग मुल्क से बाहर जाके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, युगांडा तक जाने की लोग बातें करते हैं। बिल्कुल रेडी। और पाकिस्तान को अगर आप लोग छोड़ के चले जाएंगे तो आम जो मजदूर तबका है, तो ये क्या सारा का सारा 24 करोड़ अवाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे जाएगा? यही तो बदकिस्मती इन हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, इनको यही चीज़ तो सोचने की ज़रूरत है। हम तो उनके सामने रो रहे हैं और कब से रो रहे हैं, और आप लोगों का भी शुक्रिया जो मीडिया से हैं, वो हमारी आवाज़ इन तक पहुंचाते हैं। लेकिन जिन्होंने फैसला करना है उनकी तो कान पे जूं भी नहीं रिंग रही कोई भी। हमारे जो लोकल यहाँ के जो बाबाज एंड बाबूज आर द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। तो बाबे तो आप ही लोग इलेक्ट करते हैं और बाबूज कहीं और से, वो तो मेरा ख्याल है कि गोरा साहब बना के, ब्राउन साहब जो बाबूज थे वो बना के चले गए। लेकिन राना साहब, ये जो एहतजाज वाली बात है ना, मैं तो खैर ये जो एहतजाज धरना, आपको भी पता है ये तो सियासी एक काम होता है। एहतजाज का या कंप्लेन करने का तरीका होना चाहिए कि जहाँ hate it where it hurts। क्या वहाँ पे कहीं भूल हो गई हमसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मोहम्मद सुहेल राना, बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो सर्विस इंडस्ट्री से है। अभी आप देख लें कि जो बजट में आगे हम फिक्स टैक्स देते थे कि जो हमारी एक्सपोर्ट की इनवाइस है उसका 2% हम दे देते थे और वो एनफ था। पहले 1% था, फिर 2% था। अभी इन्होंने कहा जी टैक्स भी 3% लेंगे इनवाइस का और बाद में किताबें भी जो है ना जी वो भी चेक करेंगे। असल में वो किताबें जो है ना जी वो बाबुओं के लिए हैं। वो किताब देना भी मसला कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब बाबुओं के हाथ में इख्तियार आता है, जब इंसानों के हाथ में इख्तियार आता है, तो फिर वो जो उसकी इंसानियत जागती है तो उसमें क्या निकलता है वो सबको पता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि दुनिया में ऐसा होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है आप लगाएं, हम मैच करेंगे। इधर हर काम ही उल्टा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हम लगाते हैं, फिर गवर्नमेंट शायद
आपके साथ मैच करती है, तो ये क्या वजह है? मैं कराची जाती हूँ, वहाँ पे चेयरमैन रो रहा होता है, मैं सियालकोट आती हूँ, वहाँ पे चेयरमैन रो रहा होता है। मामला आप सबका एक ही है। अब आप ये देखिए कि हम लोगों ने खुद से लोगों ने पैसे जमा करके हमने अपनी एयरलाइन खड़ी कर दी है। अब गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करनी चाहिए और जो है ना हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। तो आप सब कुछ अपनी मदद आप करते रहेंगे तो गवर्नमेंट तो पहले कुछ नहीं करे। गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं ना, लेते हैं ना जी, एशियन डेवलपमेंट फंड लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से फंड्स लेते हैं, आप लोगों को एम्बेसी सपोर्ट करना चाहती हैं, तो ये क्यों आप अपनी मदद आप कर रहे हैं? आप डिमांड क्यों नहीं करते कि ये हमारा हक है, दें? बहुत सारे जैसे हम एयरपोर्ट पे कुछ एयरलाइंस हैं जो आना चाहती हैं, गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं करती। प्राइवेट एयरपोर्ट है, वो जो है टर्किश एयरलाइन बड़ी देर से जो है ना क्यू में लगी हुई है, वो सियालकोट से ऑपरेट करना चाहती है, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल रही। जनाब, मैं एक बार फिर सियालकोट पहुंची हूँ। इस बार मेन स्ट्रीम टीवी पे आपको वो दिखा रही हूँ जो कि मैं बहुत बार पहले भी देख चुकी हूँ, और इस मौजूदा हुकूमत के आने से पहले भी मैं यहाँ पे आई थी, केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान भी आई थी, अश्योरेंस दी गई थी। गवर्नमेंट आने के बाद मेरा ख्याल है कि ये मेरा तीसरा ट्रिप है सियालकोट का, लेकिन थिंग्स आर नॉट चेंजिंग। और जो मामला है, जो मसला है, मेरा ख्याल है अगर मैं समझ गई हूँ तो मेरा ख्याल है अरबाब इख्तियार में भी जो लोग बैठे हैं समझदार हैं, समझ गए होंगे। SIFC माशाल्लाह बहुत एक बड़ा फोरम है, बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ इंटेलेक्चुअल्स और इकोनॉमिक ब्रेन्स इकट्ठे बैठे हुए हैं। अगर वो सलूशन की तरफ नहीं जा रहे तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सलूशन की तरफ जाएगा। मेरा काम था अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाना, और अवाम जाहिर है सियालकोट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी अवाम का हिस्सा है। अपने ही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या अपने ही जो इस किस्म के एंटरप्राइजिंग लोग हैं जो इसी मुल्क में रह के अपना भी जो इंडस्ट्री है उसको बनाना चाहते हैं, फ़रोग देना चाहते हैं, अपने भी करियर्स बनाना चाहते हैं और अपने साथ जुड़े बहुत से और लोगों के घर भी चलाना चाहते हैं, उनके लिए खुदारा रोड़े मत अटकाएं, ऑब्स्टिकल्स ना क्रिएट करें। और हम बार बार आपको बताते रहेंगे, दोहराते रहेंगे ये बात कि सुनो अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ।